तो ये दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, है ना। दो लार्ज शीट्स हमने लिए हैं, है ना। एक शीट जो है वो कंडक्टिंग शीट है और दूसरी शीट जो है नॉन कंडक्टिंग शीट है। अच्छा, इन दोनों केसेस को हम अलग अलग भी कर सकते थे, बट इसको साइड बाय साइड करना जरूरी है ना। उससे एक क्रूशियल पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसको अप्रिशिएट करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, दोनों शीट्स पे चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है दोनों शीट के कारण, तो ये चार्ज डेंसिटी जो रो कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों शीट्स पे काफ़ी डिफरेंट है ना। और मेन डिफरेंस जो है वो इसी कारण आता है, जो दोनों शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे कंडक्टिंग शीट जो होगी वहां पे तो हमने देखा था कि चार्ज जो है सरफेस पे ही रहता है। तो ये रो कूलम पर मीटर स्क्वायर वाला जो चार्ज है ये बिल्कुल सरफेस पे रहेगा, है ना। मैं ये इसको सरफेस पे बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस पे भी रहेगा। यदि ये शीट है तो ये दोनों सरफेस पे रहेगा, और दोनों ही सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चार्ज मतलब सरफेस पे भी रहेगा, अंदर भी रहेगा। ये तो मेन बॉडी में भी रह सकता है, ठीक है। इस यहाँ पे तो कोई रोक नहीं है कि कहाँ रह सकता है चार्ज, मेन बॉडी में भी रह सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, तो अब दोनों के केस में चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि यदि मैं यहाँ का एक सरफेस एरिया लेता हूँ, इसका सरफेस एरिया में लेता हूँ ये वाला पोर्शन, और मैंने 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया ले लिया, तो इस 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया में चार्ज मुझे कितना मिलेगा, रो कूलम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इस तरफ भी 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया में लेता हूँ, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया मैंने लिया, तो यहाँ चार्ज कितना मिल जाएगा मुझे, रो कूलम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग शीट में जैसे सरफेस पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता नहीं है सारा, है ना, वो तो अंदर भी रहता है। तो जब हम 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया लेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो हमको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा हमारा 1 मीटर स्क्वायर, और इस 1 मीटर स्क्वायर में हमारे को चार्ज कितना मिलेगा, हमको चार्ज मिलेगा रो कूलम, ठीक है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। तो ये क्रूशियल डिफरेंस है दोनों में, और इसलिए जो है वो अभी अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ जो आती है ना, सेम चार्ज डेंसिटी डिफरेंट आती है दोनों केस में। तो अब इसको करते हैं। तो वो चार्जेस मिटा दिए मैंने, है ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर बनाना था। तो अब पहले कंडक्टिंग शीट पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये हमने ए एरिया का जो है ये गॉसियन सरफेस बनाया। इस गॉसियन सरफेस के 3 साइड हो गए। एक तो ये जो सिलेंडर का जो टॉप है ना, ये A1 हो गया। अच्छा, ये पीछे वाला साइड है, इसको एरिया का डायरेक्शन ये होगा, इसको A2 बोल देते हैं। और ये कर्व वाला जो पोर्शन है ये A3 हो गया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होगी इसके सरफेस के, है ना, मेटल सरफेस है, परपेंडिकुलर होगी। तो अब इस पे जो है गॉस लॉ लगाते हैं, ई नॉट क्लोज सरफेस EDS इज इक्वल टू QN, ठीक है। अच्छा, एरिया जो है ये A है, तो QN कितना हो गया आपका, रो इंटू A हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं, जो जो तीनों एरिया हैं, है ना, A1 A2 A3, उसका और E के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो A1 और E के बीच में तो एंगल 0 है, ठीक है, दिख रहा है दोनों सेम साइड में। अच्छा, A2 और A2 जहाँ पे ये है, ये गॉसियन सरफेस हमारा मेटल बॉडी के अंदर एंड हो रहा है, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, मेटल बॉडी के अंदर एंड हो रहा है। तो मेटल बॉडी के अंदर तो फील्ड है ही नहीं, तो इसकी तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, है ना। A2 के थ्रू तो वैसे भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा।
अच्छा, A3 जो है, A3 के पैरेलल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो A3 के पैरेलल जा रही है और A3 का डायरेक्शन ये होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, इंटीग्रल से बाहर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द एरिया फील्ड तो वेरी कर नहीं रहा है कहीं पे भी। तो पहले A1 वाला पोर्शन देखते हैं, तो E A1 cos 0, ठीक है, प्लस E A3 cos 90, ठीक है, cos 90 प्लस 0, E जो है 0 है, 0 A2, यहाँ पे तो फील्ड ही 0 है, तो कोई एंगल का मतलब नहीं निकला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सिग्मा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट E A1, और ये सिग्मा A बेसिकली A1 ही है। ठीक है, ये तो हमने साइड दिया था, एरिया इसका A1 बोल देते हैं, सिग्मा A1। तो E कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेटल सरफेस से बाहर आएगी यदि मेटल में चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, यही एनालिसिस हम लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते थे, इसी तरह का गॉसियन सरफेस बनाते जिसकी एक साइड मेटल के अंदर रखते और एक साइड जो है मेटल के बाहर रखते, सेम रिजल्ट आता। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं और इसको बना के लिख देते हैं। तो नेट रिजल्ट हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग सरफेस के लिए ये रिजल्ट है, और E का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में भी है, ये भी है E, और इस डायरेक्शन में भी है, ये भी है, मेटल सरफेस से जस्ट बाहर से E शुरू हो रहा है। अब नॉन कंडक्टिंग शीट लेते हैं, इसका गॉसियन सरफेस बनाते हैं पहले। तो ये अपन ने गॉसियन सरफेस बना दिया, तो इसमें आप देखें कि भाई गॉसियन सरफेस जो है वो हमने पूरी शीट को एनक्लोज कर दिया इसके अंदर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसमें जो रो कूलम पर मीटर स्क्वायर जो चार्ज डेंसिटी जो हमने डिस्कस की थी, वो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। यही चार्ज डेंसिटी इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, ये सिचुएशन है ना, इसमें नहीं थी। इसमें ये जो रो कूलम पर मीटर स्क्वायर जो चार्ज डेंसिटी थी, वो केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी, क्योंकि अंदर की तरफ तो जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है ना, मेटल सरफेस के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, तो एक ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी थी, और ये चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी। इसीलिए हमने गॉसियन सरफेस जो है वो इस तरह का लिया। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं एग्जैक्टली सेम तरीके से जिस तरीके से किया था इसमें बेसिकली। तो इसमें भी 3 सरफेस हो गए, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये वाला सरफेस A3 हो गया, और इस सरफेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, परपेंडिकुलर है रादर, है ना। A3 का डायरेक्शन ये है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये इस सरफेस के थ्रू तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं, केवल A1 और A2। तो इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds इज इक्वल टू Qn। तो Qn कितना हो गया, रो इनटू एरिया। ये A1 A2 दोनों A एरिया के हैं। ठीक है, ये केवल डिफरेंशिएट करने के लिए A1 A2 कर दिया, बट एरिया तो ऑब्वियसली सेम ही है, सिलेंडर का 2 साइड है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो ये हो गया E A1 ले लेता हूँ, है ना। A1 केवल इसको डिनोट करने के लिए A1 लिख रहा हूँ, बट मैग्नीट्यूड इसका A ही है ना। ये अंडरस्टैंडिंग रखें, वो क्योंकि अभी cos थीटा यूज करेंगे ना, तो cos थीटा लगाने के लिए ये कर रखा, cos 0 प्लस E A3 cos 90 प्लस E A2। इसमें क्या है, इसमें भी cos 0 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही एरिया का डायरेक्शन है ना। एरिया जो है वो
इस बॉक्स के बाहर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बॉक्स के बाहर ही आ रही, तो ये भी हो गया cos 0, ठीक है, इज इक्वल टू रो ए। तो कितना हो गया, ये आ गया आपका रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ए से A1 और A2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मतलब मैग्नीट्यूड है, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट जो है वो ये आ गया, आप देख रहे हैं, जो इसके रिजल्ट से आधा है। अच्छा, ये लॉजिकल भी है, क्योंकि इसमें जो है वो रो की जो चार्ज डेंसिटी एक ही तरफ फील्ड दे रही थी। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मेटल सरफेस पे यदि कोई चार्ज हो, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकले 8, है ना, चार्ज Q0 से, और ये सपोज 5 निकले सेम चार्ज Q0 से, और नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे वही चार्ज Q0 हो और जो है वो केवल 2 फील्ड लाइन निकाले, ये तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब इसको चाहें तो जैसे हम एक तरीके से और देख सकते हैं, यदि हम कंडक्टिंग सरफेस में 1 स्क्वायर मीटर का एरिया यदि लें, ठीक है, तो उसमें कितना चार्ज आएगा, रो कूलम आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर है तो रो कूलम आ गया। अच्छा, तो रो कूलम से सपोज 8 फील्ड लाइन निकलती हैं सपोज, तो कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है। अब यदि हम नॉन कंडक्टिंग सरफेस लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, तो उसमें चार्ज कितना है, उसमें भी रो है, तो ये रो चार्ज जो है वो 8 फील्ड लाइन निकाल सकता है। 8 फील्ड लाइन से ज़्यादा तो नहीं निकाल सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई मेटल सरफेस में तो ज़्यादा निकाले और नॉन मेटल में जो है वो कम निकाले, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो 8 फील्ड लाइन निकाल सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि इसमें 4 फील्ड लाइन तो एक तरफ निकल रही और 4 फील्ड लाइन जो है वो दूसरी तरफ निकल रही, इसमें नॉन कंडक्टिंग में, और कंडक्टिंग में जो है पूरी की पूरी 8 फील्ड लाइन एक ही तरफ निकल रही, ठीक है। और इसमें एक ही तरफ क्यों निकल रही है, क्योंकि दूसरी तरफ मेटल बॉडी है और मेटल बॉडी के थ्रू फील्ड जा नहीं सकती, ठीक है, तो इसीलिए ये डिफरेंस है।